आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। आप देख रहे हैं चलती रहेगी जिंदगी, एक अपनी नोयत का खास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं और कई सवालात आप कर सकते हैं, जैसे कि माहिरीन को हम मदऊ करते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो खास तौर पर अगर ओलंपिक की बात करें, क्योंकि ओलंपिक अभी गेम खत्म ही हुआ है, उसके बाद कोरोना दौर जैसा कि चल ही रहा है, पूरी दुनिया ओलंपिक की वजह से इकट्ठा हुई थी। कोरोना दरमियान में गाइडलाइंस का भी पासो लिहाज रखा गया, लेकिन उसके बाद अब एक उम्मीद की किरण ये बनी हुई है कि तमाम जो खेल हैं उनकी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो जाएंगी। रफ्ता रफ्ता जिंदगी पटरी पर लौट जाएगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी इसी का नाम है। इसीलिए हम खास मेहमान को हमने मदऊ किया है। साथ ही साथ कोरोना दौर में हमने देखा है कि कई तरह से खवातीन के हवाले से परेशानियां भी सामने आई हैं, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से बात की जाए या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बात की जाए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि एक नवजायदा बच्चा कितने बड़े तक हो जाए, उसकी उम्र कितनी हो जाए, तब तक उसको फीडिंग एक माँ करा सकती है। इस तरह के सवालात का जवाब लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सिर्फ आपको बस इतना करना है कि आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे और उन नंबरात पर कॉल करें और हमसे जुड़े, एक्सपर्ट से बात करें। तो जिस मेहमान की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। उनका तारुफ काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि कई ओहदों पर वो फायज रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि खेल सरगर्मियों के दोबारा बहाल होने की उम्मीद की किरण दोबारा लौट आई है। ऐसे में खेल की सरगर्मियां किस हद तक कोरोना दौर में मुतासिर हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि दिसंबर 2020 में अहमदाबाद में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था और उस मीटिंग में जो मेंबर थे, उन मेंबर को हमने मदऊ किया अपने खास प्रोग्राम में। और उस मीटिंग में, जिसकी 2020 दिसंबर की मीटिंग की बात कर रहे हैं, उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि 2028 में आने वाले ओलंपिक में क्रिकेट भी शामिल होगा। तो ये क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। फैसला लेने के हवाले से क्या कुछ बातें उस मीटिंग में हुई थी, वो उन मेंबर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तारुफ करा दें, मेंबर हैं बीसीसीआई के, फॉर्मर वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर के, एडवाइजर भी रहे हैं आप स्पोर्ट्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लक्षद्वीप इन 2017 के। साथ ही प्रेजेंटली अगर बात करेंगे मौजूदा वक्त की, तो को चेयरमैन है स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, मेंबर है मैनेजमेंट कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर एट जम्मू की, फॉर्मर जेएन के क्रिकेटर भी हैं। तो इतना लंबा चौड़ा तारुफ, और तारुफ के साथ वो खास मेहमान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका नाम है रंजीत कालरा साहब। आपका शुक्रिया बहुत बहुत न्यूज 18 के साथ और खासकर चलती रहेगी जिंदगी में हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद है आपको आवाज हमारी पहुंच पा रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर आकृति गुप्ता साहिबा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा था कि कोरोना दौर में कई ऐसी परेशानियां खवातीन को पेश आई, जिस से निपटने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल तो थे लेकिन वो वर्चुअल अवेलेबल थे, लोग गए नहीं। तो क्या ये परेशानियां कोरोना दौर में ज्यादा बढ़ी हैं, नहीं बढ़ी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे रंजीत साहब, इस सवाल के साथ कि जैसा कि ओलंपिक गेम अभी खत्म हुआ है, शायद आपको आवाज मेरी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? रंजीत साहब, इशारों में आप बताइएगा कि आपको आवाज मेरी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही। शायद उन तक आवाज में नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आकृति गुप्ता साहिबा के पास हम पहुंचेंगे, उनसे सवाल करेंगे। आकृति साहिबा, जैसा कि कोरोना दौर में अभी चल रहे हैं, अभी तो ये अलाउ हो गया है कि लोग डॉक्टरों से मिल सकते हैं और उनसे जाके अपनी बीमारी के हवाले से पूछताछ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। लेकिन कोरोना दौर से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, चूंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस दौर में तनाव भरा ये दौर रहा, तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई ज्यादा केसेस आपके सामने पहुंचे या नहीं, या कमी दिखाई दी उसमें? हाँ, जब कोरोना दौर शुरू हुआ था तो काफ़ी दिक्कत थी। सब लोगों को यही लगता था कि हॉस्पिटल नहीं जाना है तो कैसे होगा, कैसे मैनेज होगी प्रेगनेंसी। इसीलिए लोगों को टेली कंसल्टेशन की भी काफ़ी दिक्कत आती थी। जी, टेली कंसल्टेशन के लिए लोग डरते थे कि एक बच्चा है पेट में, माँ है, तो किस प्रकार हम फोन पे डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, किस तरह तक वो सही है। जब तक बच्चे को चेक नहीं करेंगे, हार्ट बीट नहीं सुनेंगे तो तब तक काफ़ी ज़्यादा डर था लोगों के दिमाग में। आहिस्ता आहिस्ता 2020 के पहले 6 महीने में तो ये डर काफ़ी रहा। उसके बाद जब समझ आ गई कि और कोई तरीका नहीं है जिससे हम मतलब डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, तो लोग टेली कंसल्टेशन या फिर फोन पे कंसल्टेशन लेने या वीडियो। आकृति साहिबा, मेरा सवाल ये था कि उमूमन खवातीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, तो क्या इस कोरोना दौर में चाहे टेली
कंसल्टेशन की बात हो या फिर फ़ोन के ज़रिए बात हो, वर्चुअल बात हो, या फिर आपके अभी जैसा कि क्लिनिक सब खुल गए हैं, लोग रुख कर रहे हैं, तो क्या ये मामले बढ़े हैं ख़वातीन से जुड़े हुए? आपको लगता है कि कोरोना दौर में आप ये डिफ़ाइन कर पाएंगी पहले से ज़्यादा ख़वातीन तनाव की वजह से, क्योंकि मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर पड़ता है? आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है और आप बहुत तेज बोल रही हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये था, शायद आपकी बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा है, क्योंकि जब आप बोल रही हैं तो आसपास की आवाजें हम तक पहुंच पा रही हैं, इसलिए आप हमें क्लियर नहीं सुन पा रही हैं। मेरा सवाल ये था कि कोरोना दौर में क्या आपको ये लगता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहता है और मेंटल स्ट्रेस का असर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी पड़ता है, तो क्या इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के केसेस एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा आए हैं? नहीं, एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, उस मेंटल स्ट्रेस के कारण से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। बहुत से लोग एक तो जो ट्रीटमेंट लेना चाहते थे, जो मतलब सपोज बच्चा करना चाहते हैं, वो डर गए कि बच्चा करें या ना करें इस स्ट्रेस में, कि इसका क्या असर होगा। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये डाउट जरूर आता था कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हम प्रेगनेंसी प्लान करें या ना करें। सेकेंड डाउट जो मेंटल स्ट्रेस से आता था वो ये था कि अगर बच्चा हो जाए कोरोना टाइम्स में, लोग ये सवाल बहुत पूछते थे कि क्या हम इसको अवॉइड कर दें, क्या ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमारे बच्चे को कोई मतलब हमारे थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू इसका कोई ट्रांसमिशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं था, तो डर बैठ गया था लोगों के दिमाग में। ये सवाल काफ़ी आता था कि अबॉर्शन कर दिया जाए। तीसरा, लोगों को ये डर रहता था कि अगर स्कैन टाइम पे नहीं हुआ, हम डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं गए, तो बहुत सी हम चीज़ें जो है हमारे बेबी को हो सकती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें पता ना चले, क्योंकि नॉर्मली स्कैन जो कि 5वें महीने पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक स्कैन जिसमें बच्चे के जो अंग होते हैं, बच्चे के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन सब का पता चलता है। तो वो अगर नहीं, कुछ लोगों का इस टाइम पे स्कैनिंग आ रही थी, जो कि एकदम पीक था कोरोना का, जब शुरू हुआ था मार्च में, जब एकदम कंप्लीट लॉकडाउन लग गया जी, उस टाइम पे उन महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि ये स्कैन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें ऑलमोस्ट 80% पता चलता है कि बच्चा अंदरूनी तौर पे ठीक है कि नहीं। और जी, आपके पास मैं लौटूंगी, हमारे साथ बनी रहे जी। कई सवाल हैं, कॉलर्स भी हमसे जुड़ेंगे, टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश हो रहे हैं, और जिस शख्सियत का कुछ देर पहले मैंने तारुफ कराया था, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची थी। रंजीत कालरा साहब, बेहद शुक्रिया। और आपके ओहदों की जो फहरिस्त थी हमने नाज़रीन के सामने पेश कर दी है कुछ देर पहले, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। मेरा सवाल ये था कि कितनी अच्छी बात है कि ओलंपिक की खत्म होने से पहले ही, यानी दिसंबर 2020 में ही एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, और उस मीटिंग का आप हिस्सा थे, जिसमें यह फैसला ले लिया गया कि 2028 में ओलंपिक का हिस्सा क्रिकेट भी होगा। क्रिकेट के लवर्स के लिए कितनी अच्छी खबर है, और इस फैसले को लेने के लिए किन किन जुज से गुजरना पड़ा। आपको आवाज मिल रही है? कैन यू हेयर मी? यस, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, आपका बड़ा शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आज ही आपके टीवी पे भी ये दिखाया गया कि आईसीसी ने ये अप्रूव किया है कि अब क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स का हिस्सा रहेगा। 2020 दिसंबर में, जैसे आपने कहा, बीसीसीआई का एजीएम जो था वो अहमदाबाद में किया गया जी। और एजेंडे में ये एक अहम मुद्दा था कि क्या क्रिकेट को इंडिया गो अहेड दे एज अ कंट्री एंड मेंबर ऑफ द आईसीसी टू बी पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, और जो हमारे सेक्रेटरी हैं जय शाह, बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल, और आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल, ये सब वहां थे, राजीव शुक्ला, और इस पे एक बड़ी लंबी डिस्कशन हुई, और बाय एंड लार्ज फिर सबने यही फैसला किया, जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो जो मुनासिब समझेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि क्रिकेट जो है एक बड़ा मकबूल खेल है, और इससे और ज्यादा मकबूलियत मिलेगी अगर ये ओलंपिक्स में आएगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि क्रिकेट में भी हमारी महारत जो है वो काफी अच्छी है, और अगर क्रिकेट वहां जाता है तो इंशाल्लाह हमारे लिए एक बेहतर मेडल प्रोस्पेक्ट और हो जाएगा, और जब ये खेल ज्यादा मकबूल होगा तो ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट के साथ लोगों का सेंटिमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत अच्छा फैसला है, एंड आई थिंक द क्रेडिट फॉर दिस ऑल्सो गोज टू द आवर प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, जो एक बड़े प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट हैं, और बीसीसीआई को हमेशा नई ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करते हैं। आपने देखा कि कोरोना दौर में भी जो आईपीएल है वो चलता रहा, अब जो बाकी का आईपीएल है वो भी करने की बात हो रही है सितंबर में। आई थिंक ये खुशियों के पल हैं, स्पोर्ट्स हो, ओलंपिक्स हो, क्रिकेट हो, जो लोगों को खुशियां देते हैं और पूरे देश को बांधते हैं,
और लोगों के जिंदगी में इंस्पायर करते हैं और खुशहाली लाते हैं। बिल्कुल, और जीती जागती मिसाल नीरज चोपड़ा की है, जो कि इंस्पिरेशन लोगों के बने हैं और काफी खुश है पूरा हिंदुस्तान उनकी जीत से खुश है। अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े फैसले, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आम आवाम हैं, उन्हें ये पता नहीं होगा, तो एक बार फिर से अपने तमाम व्यूअर्स के लिए बता दें कि 2028 में जब ओलंपिक्स होगा फिर उस ओलंपिक में क्रिकेट भी हिस्सा होगा। आईसीसी ने इसे अप्रूव दे दिया है, यानी इसे मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। रंजीत साहब, जैसा कि कोरोना दौर में खेल की सरगर्मियां बहुत मुतासिर हुई थी, उसके बाद आईपीएल आया, आईपीएल के बाद ओलंपिक में पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, तो क्या अब ये माना जाए कि एक तरफ जहां केसेस कम हो रहे हैं लेकिन आवाम की लापरवाही बढ़ रही है, तो क्या चुनौतियां हैं वो जो सेंटर्स जो बहुत दिनों से बंद पड़े थे उन्हें दोबारा बहाल करने की, और तमाम स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं उन्हें सेंटर तक बुलाने में कितना बड़ा चैलेंज है, या फिर आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि खिलाड़ियों को दोबारा सेंटर्स पे बुलाना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि खिलाड़ी की जिंदगी में हर दिन बड़ा अहम है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, एक्सीलेंस अचीव करने के लिए। तो कॉशन की तो जरूरत अभी भी है, सेफ गार्ड करने की अपने आप को जरूरत अभी भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर आप उनकी गाइडलाइंस पढ़ें तो बड़ी तफसीलन गाइडलाइंस उन्होंने वक्तन फवक्तन इशू की हैं, जिसमें स्पोर्ट्स को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया गया है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कब खेले जा सकेंगे, स्विमिंग पूल कब खुलेंगे, ग्राउंड पे बच्चे कब जाएंगे, स्टेडियम में कितने तादाद में लोग जा सकते हैं, या इंडोर गेम्स कितना होंगी। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। और अगर आप गाइडलाइंस पढ़ें तो हमारी जो सरकारें हैं, खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, बड़े एहतियात बरत के हमने स्टेडियम को खोला है, और स्टेप बाय स्टेप हम खोल रहे हैं जैसे सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। तो एहतियात बरतना जरूरी है, और प्लेयर बरतते भी हैं एहतियात जहां तक हो सके, और हमें लेकिन इस चैलेंज को से उभरना है। और हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस चुनौती के बावजूद भी प्लेयरों ने जी तोड़ मेहनत की, अपने फ्रीडम को सेक्रीफाइस किया, सेंटर्स में रहे, क्वारंटाइन रहे, हमारे क्रिकेटर्स क्वारंटाइन रहते हैं, लेकिन as they say, the show must go on, the game must go on, and I think we must give the credit to these cricketers and the administrators. बिल्कुल, और साथ ही कोरोना के बीच हम ये देख रहे हैं अवाम, जैसे कि कुछ देर पहले रंजीत साहब ने कहा कि कोरोना के इस दौर में खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से खास ख्याल रखा, पासो लिहाज रखा एसओपीज का, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अवाम को देखेंगे वो बिल्कुल कोरोना को भूल चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आप कहीं जाएंगे तो देखेंगे वहां पर बड़ी आबादी है और वहां पासो लिहाज कोरोना का नहीं रखा जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, लोग डर ही नहीं रहे हैं। बार बार हमारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से अपील रहती है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क लगाना ना भूलें। अगर कोई मास्क लगाता, अब ऐसे दौर में हम पहुंच गए हैं कि मास्क लगाने वालों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। कई सवाल और करेंगे आकृति गुप्ता साहिबा, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो ऐसे में क्या उम्र होनी चाहिए बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहने तक की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलती रहेगी जिंदगी में आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। डॉक्टर आकृति साहिबा के पास हम चलेंगे और इस सवाल के साथ। डॉक्टर आकृति साहिबा, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा कि एक बच्चे को मां का दूध किस उम्र तक मिलते रहना चाहिए? आकृति साहिबा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आकृति जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? शायद उन तक आवाज में ही नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम उन तक लौटने की कोशिश करेंगे। अगर आवाज मिल रही होगी तो बताइएगा। रंजीत साहब, जैसा कि आपने कहा कि क्रिकेट के शौकीन के लिए एक उम्मीद की किरण है, अगर कोरोना दौर की हम बात करें तो क्या गुंजाइश बचती है अभी कि प्ले ग्राउंड तक क्रिकेटर्स को या फिर दूसरे खिलाड़ियों को लाने में? देखिए, आपने अखबार में देखा होगा कि बीसीसीआई ने बड़ी एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस इसमें जारी की हैं, और क्योंकि सब जगह जो खिलाड़ी हैं वो वैक्सीनेट कराए जा रहे हैं, ये है कि सिर्फ खिलाड़ी उसमें आए। लोकल टूर्नामेंट्स में आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, उनको लोकल टूर्नामेंट्स में भी खेलने ना देने की एडवाइस की गई है ताकि खिलाड़ी बचे रहें और वो क्रिकेट सीजन पे कंसंट्रेट करें। तो बीसीसीआई बहुत एक जिम्मेदार बोर्ड है, और पिछले दिनों जब बाकी खिलाड़ी और बाकी खेल जो थे वो खोल रहे थे, लेकिन बीसीसीआई ने
बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया कि कब तक क्रिकेट को खोला जाए। अभी भी जो है लास्ट ईयर हमारा सीजन बीसीसीआई ने नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये करना इस वक्त कुछ ठीक नहीं है, तो बड़ा लिमिटेड सीजन किया गया। तो इस साल लेकिन अभी आइटनरी तैयार है, पूरा शेड्यूल तैयार है, एंड आई होप इट अनफोल्ड सक्सेसफुली because the BCCI medical team and other people really put in a lot of effort to see that everything goes in the safety of the game and for the welfare of the players. तो इसीलिए जो बाकी का आईपीएल जो बचा था वो भी अभी शिफ्ट किया है यूएई कंट्रीज में, ताकि वहाँ केसेस कम है और ताकि जो है वो गेम की जा सके। लेकिन इतना लेकिन प्रैक्टिस और रिहर्सल ही खिलाड़ियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ऐसे में अगर वो प्रैक्टिस ही ना कर पाए कोरोना दौर में, और प्रैक्टिस को पहले जैसा करने के लिए क्या बीसीसीआई अहम रोल निभा रही है, और क्या इस वक्त कोरोना दौर को देखते हुए अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं इस जिम्न में? देखिए, बीसीसीआई जो कर रही है वो अखबारों के जरिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई के डिसीजन बीसीसीआई करती है। हम जेएंडके से बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बीसीसीआई का हिस्सा रहा हूं और बीसीसीआई को समझता हूं, इतना मैं जरूर यकीन दहानी कराना चाहूंगा प्लेयर्स के लिए और उनके वालिदैन के लिए कि बीसीसीआई जो है प्लेयर्स की सेफ्टी और वेलफेयर जो है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रहता है उनकी नजर में। और अगर जो मैचेस होते भी हैं तो पूरे क्वारंटाइन फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करना, प्लेयरों को ओरिएंट करना, प्लेयरों को डूज एंड डोंट्स बताना, और स्टेट एसोसिएशंस जो हैं वो भी इसमें बड़ा जिम्मेदार रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आप देखें तो हम प्लेयरों की जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ है उसके लिए बीसीसीआई हमेशा बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कदम उठाया है। और अब सवाल ये उठता है कि एक बड़े खला के बाद, प्रैक्टिस के खला की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद अगर दोबारा ग्राउंड पर क्रिकेटर्स पहुंचेंगे, खिलाड़ी पहुंचेंगे, तो उन्हें किस हद तक एफर्ट लगाना पड़ेगा, इस हवाले से मैं सवाल करूंगी। इस वक्त रुक कर लेती हैं आकृति डॉक्टर साहिबा के पास। डॉक्टर साहिबा, आपसे कुछ देर पहले मेरा ये सवाल था कि माँ का दूध बच्चे को किस उम्र तक मिलना चाहिए या जरूरी है? देखिए, जो माँ का दूध होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फर्स्ट 6 मंथ को एक्सक्लूसिव होता है। फर्स्ट 6 मंथ बहुत ज़रूरी है। उस दौरान ना ही पानी, ना ही कोई हनी, शहद, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले हनी चबाना होता है, वो देना है, वो सब अवॉइड करना होता है। तो इसलिए क्योंकि इसमें सारी ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और ये सारे तत्व रहते हैं जो कि हेल्दी होते हैं और फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं बेबी की। और इवन इम्यूनिटी के लिए ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स रहते हैं जो कि बच्चे को अंदरूनी तौर पे शक्ति देते हैं। बिल्कुल। कितने साल तक ये दिया जाना चाहिए? आइडियली तो हम कहते हैं कि 6 मंथ्स के बाद आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो एब्सोल्युटली एक माँ की चॉइस है। अगर माँ 2 साल तक देना चाहे तो 2 साल तक दे सकती है। कुछ लोग तो ज़्यादा देर तक भी बीच में माँ का दूध देते हैं। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रंजीत साहब, आपसे मेरा सवाल था कि दोबारा जब खिलाड़ी ग्राउंड पर लौटेंगे तो उन्हें किस हद तक एफर्ट लगाना पड़ेगा रूटीन में आने के लिए? देखिए, खिलाड़ी जो होता है वो उससे ज्यादा वक्त नहीं लगता रूटीन में आने के लिए, क्योंकि जहां भी खिलाड़ी रहेगा वो अपनी खेल प्रक्रिया, अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी एक्सरसाइजिंग वो जारी रखे होगा। हाँ, क्रिकेट में लय बनाने में, थोड़ा सा इन टच में आने में टाइम जरूर लगेगा, बट वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि खिलाड़ी जो है बड़ा कमिटेड है। अगर आप हमारे ओलंपियंस की भी बात करें, जो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए, पूरे कोरोना दौर में वो ट्रेनिंग सेंटर्स में रहे, पूरे कोरोना दौर में वो एक आइसोलेटेड जगह पे अपने फैमिलियों से दूर रह के प्रैक्टिस करते रहे। तो खिलाड़ी जो होता है अपने आप में बड़ा कमिटेड होता है, ही इज अ वेरी प्योर सोल एंड अ कमिटेड सोल, और उसकी जो लेवल ऑफ मोटिवेशन और कमिटमेंट है वो बहुत हाई होती है। बिल्कुल, इरादे फौलादी होते हैं, ये कहा जा सकता है। फौलादी इरादे ही मेडल लेकर आते हैं, इसका जीता जागता सबूत हमने देख लिया अभी ओलंपिक में। रंजीत साहब, डॉक्टर साहिबा का रुख करेंगे। आकृति साहिबा, चूंकि हम कोरोना दौर में खवातीन से जुड़ी हुई परेशानियों की बात कर रहे हैं, अगर किसी खातून को, किसी लेडी को, किसी फीमेल को थायराइड है तो उन्हें क्या कंसीव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है? आपका लास्ट पार्ट नहीं समझ आया मुझे। लास्ट पार्ट, किसी लेडी को अगर थायराइड है तो कंसीव करने में क्या उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है? महिला को किसी लेडी को अगर थायराइड है, थायराइड पेशेंट को कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि थायराइड से जो है हार्मोन इम्बैलेंस रहता है और साथ में जो महावारी है वो आगे पीछे कभी जल्दी कभी लेट आ जाती है, जिसकी वजह से जो एग की ग्रोथ है उस पर काफ़ी असर होता है। थायराइड जो है वो बच्चा होने में भी दिक्कत कर सकता है और उसके साथ साथ अबॉर्शन में भी जो है वो कारण ले कर सकता है।
ठीक है, रंजीत साहिबा के पास, रंजीत साहब के पास रुख करेंगे क्योंकि आकृति साहिबा तक मेरी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। आपके पास फिर लौटूंगी। रंजीत कालरा साहब, आपने जुनून, जोश और जज्बे और फौलादी इरादे की हम बात कुछ देर पहले कह रहे थे, क्या ऐसी चीजें होती हैं जो एक खिलाड़ी को, एथलीट को, क्रिकेटर को, क्योंकि आप भी फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, तो क्या वो ऐसी चीज होती है जो खिलाड़ियों के जहन में होती है और उस बात को लेकर ही वो आगे चल रहे होते हैं जोश और जुनून के साथ, क्योंकि इंस्पिरेशन वो बनते हैं? तो ऐसा क्या वो जज्बा है, किस तरह का जुनून होता है? दुनिया ये जानना चाहती है कि किस ट्रैक पर वो चलें ताकि वो तमाम चीजें अचीव कर ले जो वो करना चाहते हैं। खिलाड़ी का सबसे बड़ा जो ख्वाब रहता है किसी भी खिलाड़ी का, वो रहता है देश को रिप्रेजेंट करना, तिरंगे को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनली। तो जो भी उसकी जर्नी है, राइट फ्रॉम व्हेन ही प्लेस फॉर द पंचायत, फॉर द डिस्ट्रिक्ट, फॉर द प्रोविंस, फॉर द स्टेट, एट द नेशनल लेवल एंड देन एट द इंटरनेशनल लेवल, तो ये उसका अल्टीमेट गोल रहता है, देश को रिप्रेजेंट करना, तिरंगे को रिप्रेजेंट करना। उसके लिए जो खिलाड़ी का जज्बा है, वो जज्बा उसे प्रेरित करता है मेहनत करने के लिए, क्योंकि इज्जत जो है और डिग्निटी जो है और जो देश का नाम, जो गौरव एक खिलाड़ी एक मेडल जीत के बढ़ाता है, उससे बड़ी खुशी और सेटिस्फैक्शन उसके लिए कोई नहीं। और अगर आपने देखा होगा, इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत मेहनत की, खासकर हमारे जो मिनिस्टर थे किरण रिजिजू और आजकल जो हमारे मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, और स्पेशली द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड द काइंड ऑफ जो लाइमलाइट खिलाड़ियों को दी गई, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इन सब चीजों से खिलाड़ी और भी प्रेरित होता है, और खिलाड़ी की जो जर्नी होती है उसमें उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि एक खिलाड़ी की जिंदगी फैमिली से एक बात याद आई कि कुछ खास ऐसे ही स्टेट क्यों रहते हैं जहां से प्लेयर्स निकलते हैं, एथलीट निकलते हैं? कोई ऐसे हिंदी पट्टी वाले स्टेट्स क्यों नहीं रहते जहां पर लोगों की ये राय रहती है कि आखिर यहां से इतने बच्चे क्यों नहीं निकल पाते इस मैदान में, प्लेइंग के मैदान में? तो क्या आपको लगता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं रहता या फिर वो इतने जागरूक नहीं रहते जिसे जागरूकता लाने की, बेदाई लाने की जरूरत है ऐसे स्टेट्स में? इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इन होल ऑफ द इंडियन कंट्री। सब जगह टैलेंट है और सब जगह बच्चे प्रतिभाशाली हैं, खेलना चाहते हैं। अब सवाल रहा उनको नर्चर करने का और उनको सपोर्ट करने का। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं टॉपोग्राफिकली, जैसे लद्दाख है जहाँ बेहतर मैराथन रनर आपको मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन कम है, या नॉर्थ ईस्ट है जहाँ आर्चरी करते हैं, या अलग अलग जैसे लक्षद्वीप है जहाँ वाटर स्पोर्ट्स अच्छा कर सकते हैं। वो आपको नेचुरल जो हैबिटाट है उसका सपोर्ट मिलता है, लेकिन बाय एंड लार्ज खिलाड़ी को जो सपोर्ट है उसके फैमिली को, उसके माशरे को, उस गवर्नमेंट की तरफ से मिलना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, भरा हुआ है टैलेंट पूरा, सिर्फ और सिर्फ निखारने की जरूरत है, चाहे वो फैमिली सतह पर हो या फिर सरकारी सतह पर हो। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रंजीत साहब, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ डॉक्टर साहिबा, आकृति साहिबा का भी बेहद शुक्रिया जो कि सफर में और हमसे जुड़ी और कई सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी, आदाब।